नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक की है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन और गृह विभाग के वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए और विभाग के कार्य और आदिवासियों के खिलाफ दर्ज किए गए अपराध पर वापसी की चर्चा हुई और अब तक के मामलों में समाधान की रिपोर्ट अधिकारियों ने दी है। साथ ही आपको बता दें कि दरअसल बजट के बाद सीएम भूपेश बघेल ने गृह विभाग की एक समीक्षा बैठक ली है। कानून व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से सीएम हाउस में लंबी चर्चा की गई और इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासियों के लंबित मामलों का जल्द ही निपटारा करने का निर्देश भी दिया है। बैठक में अधिकारियों ने बताया है कि आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामले वापसी के लिए गठित न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक समिति की अनुशंसा पर 632 मामलों में 752 आदिवासियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों की वापसी की गई है। इसी तरह से 2019 के पहले पूर्व नक्सल अपराधों में गिरफ्तार स्थानीय आदिवासियों के न्यायालय में विचाराधीन मामलों को जल्द ही समाधान करने का फैसला किया गया। बैठक में अधिकारियों ने यह भी बताया है कि समाधान और मामले वापसी के तहत 811 मामलों में कुल 1284 स्थानीय आदिवासियों के मामले न्यायालय में समाप्त हुए हैं। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में नक्सल अपराध में गिरफ्तार किए गए स्थानीय निवासियों और स्थानीय आदिवासियों के बचे मामलों का जल्द ही समाधान करने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के जिलों में आदिवासी ठसाठस भरे हुए हैं और प्रदेश भर के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी 4 दीवारों में सजा काट रहे हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा है आदिवासियों का, जहां बताया जाता है कि हजारों की संख्या में आदिवासी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं वो फर्जी नक्सल मुठभेड़ और शराब बनाने जैसे तमाम अपराधों में सालों से जेल में बंद हैं, जिनकी रिहाई के लिए कांग्रेस ने पटनायक कमेटी बनाई है। और मध्य प्रदेश में व्यापम का जिन एक बार फिर से चिराग से बाहर निकलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने व्यापम 2 को लेकर एक बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि व्यापम 2 को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार को नाकाम बताते हुए उसे आड़े हाथों लिया है। अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार का सारा सिस्टम फेल हो चुका है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि जनता भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रही है और प्रदेश में महंगाई दर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के बावजूद भी सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी के समर्पण निधि अभियान पर भी निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी को क्या जरूरत पैसों की जो जनता से वसूली कर रही है। बीजेपी को फिलहाल खुद मंथन करने की जरूरत है। इसके साथ ही कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को कांग्रेस सरकार का अभियान बताया है। कमलनाथ ने यह कहा है कि भूमाफियाओं के खिलाफ उन्होंने मुहिम शुरू की थी और इसके साथ ही कमलनाथ ने देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के सवाल पर यह जवाब दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर अहम चिंतन चल रहा है। यूपी समेत बाकी राज्यों में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस पार्टी पोस्टमार्टम कर रही है और कमलनाथ ने यह भी कहा कि जल्दी ही आत्मचिंतन के बाद कांग्रेस का एक नया चैप्टर शुरू होगा। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में इंदौर को पश्चिमी जोन में प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह को यह अवार्ड दिया। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि इंदौर के इनामों की फहरिस्त में एक और इनाम जुड़ गया है और यह अवार्ड साल 2021 में किए गए बेहतरीन कामों के लिए दिया गया है। इसी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय भूजल बोर्ड के उच्च अधिकारियों की एक टीम इंदौर भेजी गई थी और इस टीम ने जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण और पानी के दोबारा उपयोगी संबंधी कामों का अवलोकन किया था। इसके बाद ही इस प्रकार की अनुशंसा की गई थी और इंदौर जिले के दुर्जनपुरा और यशवंत नगर ग्राम पंचायत में रिजलाइन और ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट के कामों ने मंत्रालय को काफी प्रभावित किया था।
और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के नाम एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। इसमें सूरजपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ राहुल देव के कुशल मार्गदर्शन में रामानुजनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत छंदिया को साल 2022 का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पूर्वी क्षेत्र की श्रेणी में द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के हाथों मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर राहुल देव ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्राप्त किया। गौरतलब है कि सरकार के जल समृद्धि भारत दृष्टिकोण को सफल बनाने के लिए पूरे देश से व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को और असाधारण कार्यों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते रहे हैं। इसका उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति देश के लोगों की सोच को बदलना और उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। सूरजपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर टीम द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए जिले को सर्वे किया गया था। इसमें कई जिले शामिल थे और इसमें कई मापदंडों पर सूरजपुर खरा उतरा है। जल संरक्षण, वाटर रिसाइकलिंग, सीवरेज प्रणाली प्रबंधन जैसे तमाम घटकों का टीम द्वारा अवलोकन किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेत, तालाब, चेक डैम निर्माण और जल संरक्षण उपायों से आए पानी के स्तर में बदलाव का भी अवलोकन किया गया। साथ ही इसमें रामानुजनगर और छंदिया में जल शक्ति संरक्षण के कार्यों से टीम काफी प्रभावित रही। और देश भर में कश्मीर के पंडितों का मुद्दा अब गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में एक बयान दिया है कि जो कभी कश्मीरी पंडित परिवार मध्य प्रदेश में रहते हैं और अगर वो कश्मीर जाना चाहते हैं तो सरकार उन्हें कश्मीर भेजने में सहायता करेगी। इसी बयान को लेकर जब इंदौर में निपानिया में रहने वाले कश्मीरी पंडित संजीव पंडित जो इंदौर में प्राइवेट सेक्टर में काम कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी 2 बेटी और एक पत्नी के साथ वो रहते हैं और उनका ये कहना है कि वो गृह मंत्री के बयान का स्वागत करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही संजीव पंडित ने ये कहा है कि ऐसी पहल करनी चाहिए, लेकिन मूल मुद्दा ये है कि अगर वहां जाते हैं तो वहां हम करेंगे क्या। कोई भी सरकार हो, उनसे निवेदन है कि हमारे लिए वहां पर सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, बच्चों को जॉब मिले या ऐसी सहायता दी जाए जिससे वो अपने बिजनेस सेटअप कर सके। अगर ऐसा होता है और ऐसा हो जाए तो हम जाना जरूर चाहेंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता विवेक तनखा के बयान पर भी कहा कि उन्होंने बहुत सही कहा है कि सुरक्षा को लेकर कोई गारंटी हो, वहां जाकर उनके साथ कोई अप्रिय घटना फिर से ना हो, क्योंकि ये देश के लिए हास्यास्पद होगा। संजीव पंडित ने बताया है कि वो 1989 में कश्मीर छोड़कर यहाँ आए थे। तब उनका वहां पर उनकी 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी और वहां कनाल चलता था। 50 से 60 हजार रुपए कनाल के मिलते थे और वो अब 1.5 से 2 करोड़ रुपए कनाल हो गया है। और हमने अपना बचपन खोया है, जवानी खोई है, लेकिन कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। हमारी माताजी का 2 साल पहले ही देहांत हुआ है और जिन्होंने अपने आखिरी दिनों में अपनी मानसिक स्थिति तक खो दी थी और वो ऐसे ही बैठे बैठे कश्मीर में बात करने लगी थी। तो वहीं छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा पुलिस ने सास ससुर की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस टीम जांच के दौरान आरोपी तक पहुंच गई और हत्या के आरोपी में मृतकों के दामाद को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और साथ ही आपको बता दें 2 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। पूरा मामला है हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम कैथा का, जहां 3 दिन पहले बुजुर्ग पति पत्नी का शव बरामद हुआ था। दोनों की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी और घटना की सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जायजा लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर मृतकों के दामाद दिनेश खूंटी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली है।
पुलिस की पूछताछ में आगे आरोपी दिनेश खूंटू ने बताया है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध था। इसकी शिकायत उसने अपने सास ससुर से की थी। शिकायत करने पर सास ससुर ने उसके साथ मारपीट की। इससे गुस्सा होकर उसने अपने सास ससुर की हत्या करने का प्लान बनाया। फिर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर सास और ससुर की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दामाद दिनेश खूंटे को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा चुका है। इस घटना को अंजाम देने में शामिल उसके 2 अन्य साथी फिलहाल मौके से फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हसौद थाना प्रभारी योगेश पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 अभी भी फरार हैं। सास ससुर को बताया था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है, लेकिन वो लड़की का पक्ष लेते थे। उससे बिना पूछे लड़के को कमाने खाने के लिए भेज दिया और बताया ये भी नहीं कि कहाँ है। उन्होंने बताया कि आरोपी दामाद घटना से 2-3 दिन पहले ही अपने बेटे को लेकर घर आया था और सास ससुर से पत्नी की बात करने के लिए नंबर मांगने लगा। सास ससुर अपनी बेटी को अपने घर में ही रखते थे और उसके साथ जाने से मना कर दिया, साथ ही मारपीट भी की गई। इसी बात से गुस्सा होकर दामाद ने घटना को अंजाम दिया। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत भद्रीपाली में एक महिला सरपंच का पति पंचायत कार्यों में दखलंदाजी कर अपनी मनमानी कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सरपंच पति सरकारी शिक्षक है, जिसके चलते पंचों को ये कहना है कि पंचायत कार्यों में नियम विरुद्ध दखलंदाजी कर सरपंच पति विकास कार्यों में दिक्कत कर रहा है। मामला है जो सरपंच समन भाई जो सरपंच है और घर वाला है आके पंचायत में दखलंदाजी करते हुए और वहाँ का विकास होता नहीं है, काम का पूरा उनके कार्य है। वो गुरु जी है, वहाँ पढ़ाते स्कूल में। वहाँ आके मतलब अपने चर्चा कर रहे थे, काम हुआ कि वही मतलब आवाज़ उठाते वो अगर चाहते शिकायत हो अगर चाहते हैं और पूरा कार्य रुके होकर चक्कर में। हमारे ग्राम पंचायत के जो कार्य में सरपंच के जो पति है वह मतलब हर समय मतलब बाधा डालते हैं। अपन आप सरपंच समझते जो कहना चाहिए सरकारी शिक्षक होते हुए भी मतलब पंचायत के काम में दखल अंदाजी करते हैं, जकर कारण गांव के जो विकास है रुक गए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के कुरुसनार थाना में क्षेत्र में जारावाही मार्ग पर आईडी ब्लास्ट से जरिए डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए हैं। दोनों जवान बाइक पर सवार होकर रोड ओपनिंग के लिए निकले थे और आईडी की चपेट में आने से घायल हुए दोनों जवानों का जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया। तो वहीं आपको बता दें जवान को हेलीकॉप्टर से इसके बाद रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। आज 29 मार्च को सुबह एक 5 आईडी फटी है, कमांड आईडी है। ये जेवला बाजार के 1 किलोमीटर आगे फटी है। वो एक्चुअली क्या है, आज हमारा आईटीबीपी और डीआरजी संयुक्त बल ये रोड बनाने के लिए निकले जंगल में, और जब आईटीबीपी वाले बाइक पे जा रहे थे, डिस्टेंस बना के जा रहे थे, तो फिर वो 5 आईडी के बीच में दो डीआरजी लोग बाइक में जा रहे थे। वो लोग वो 5 आईडी के बीच में बाइक रोके थे। तो फिर जो वो कमांड आईडी थी, जो कमांड कर रहा था आईडी को जंगल में बैठ के नक्सली लोग, तो फिर ये देख के वो लोग फिर बैटरी जोड़ दी। जब आईडी फटी थी 2 लोग घायल हो गए थे, हमारा डीआरजी जवान लोग। एक का हालत अभी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, मैं भी अभी आके जाके मिले थे। और एक का थोड़ा मतलब आंख में थोड़ा घुस गई स्प्लिंटर, इसकी वजह से उनको रायपुर रेफर किए थे। अभी चौपर में के लिए पप्पू यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव, आपसे जानना चाहेंगे जवान की जो स्थिति है किस बनी हुई है, किस प्रकार? जी, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ नारायणपुर में कुरुसनार थाने क्षेत्र में धारावाही पर आईडी ब्लास्ट डीआरजी के जवान घायल हो गए हैं। दोनों जवानों को बाइक सवार होकर निकले रोड ओपनिंग के लिए आईडी की चपेट में आने से ये घायल दोनों जवानों को जिला अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। पप्पू, पता चल पा रहा है कि वो आईडी वहां पर रखा किसने और किस हालातों में वो वहां पर मिला है? जी, हम आपको बता दें कि जो नक्सल ऑपरेशन हेड ने बताया कि कुरुसनार के कोडली और धारावाही मध्य आईटीपी और डीआरजी के संयुक्त पार्टी एरिया डोमेनिया के लिए निकले थे, जो कि डीआरजी के जवान घायल हुए। इनमें से आरक्षक 69 के 99 और संरक्षक 667 राजनीतिक
पोटाई, जिसमें राजवी पोटाई के आंख में चोट आई, उचित इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया है। चलिए पप्पू, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 2 जवान घायल हो गए। हालांकि एक जवान की हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि दूसरे जवान की हालत काफी गंभीर है, जिसे रायपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 1 लाख की इनामी महिला नक्सली समेत एक पुरुष नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि पूना नारकॉम अभियान के तहत आज 2 नक्सलियों ने बिना किसी हथियार के आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से एक 1 लाख की इनामी महिला नक्सली मुचाकी सुनीता है, जो कि रेंज कमेटी के एमएस के अध्यक्ष थी, और दूसरा नक्सली है मड़कम सोमा, जो कि सीसी सदस्य उड़ीसा में शुक्रिया मनोज का सुरक्षा गार्ड रहा है। आपको बता दें कि इन दोनों ने बिना किसी हथियार के आत्मसमर्पण कर दिया है। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पूना नारकॉम अभियान के तहत आज 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें से एक है मुचाकी सुनीता, जो कि रेंज कमेटी के एमएस अध्यक्ष थी, इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। दूसरा है मड़कम सोमा, ये सीसी सदस्य जो है उड़ीसा में सक्रिय मनोज, उसका ये निजी सुरक्षा गार्ड रहा है। आज इन दोनों लोगों ने हमारे समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया है। और अब बात करेंगे खेल जगत की, तो बताते चलें कि आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च यानी कि शनिवार से हो चुका है, जहां पर इस बार आईपीएल में 8 टीमों की जगह 10 टीमें ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती नजर आएंगी। आईपीएल के इस सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के 2 नई टीमें डेब्यू करने जा रही हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि इस बार का आईपीएल पहले से कैसे खास है, समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से हो चुका है, जहां 10 टीमें एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती नजर आएंगी। और आईपीएल के सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स 2 नई टीमें भी डेब्यू करेंगी। इस बार आईपीएल पहले से कई अधिक बड़ा, बेहतर और अधिक रोमांचक होने वाला है। 2 नई फ्रेंचाइजी आईपीएल में एक नया आयाम जोड़ने का काम करेंगी, जो लीग की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार के आईपीएल लीग में क्या क्या नया और क्या क्या बदलाव है। सबसे पहले इन मैचों का पूरा शेड्यूल ही बदल चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक की लीग में 60 मैच 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन अब 10 टीमें 74 मैच खेलेंगी, जो एक नए संशोधित प्रारूप के साथ होंगे। लीग चरण में प्रति टीम 14 मैच खेलेंगी, लेकिन 10 टीमों को 5-5 के 2 समूह में विभाजित किया गया है। 2022 के आईपीएल टूर्नामेंट के लीग चरण के दौरान अपनी 10 टीमों को वीरता देगा और उन्हें 2 वर्चुअल समूह में रखेगा। यह नियम इस बात पर आधारित होता है कि किसी टीम ने कितनी बार आईपीएल जीता या फाइनल में जगह बनाई है। नया प्रारूप फ्रेंचाइजी के लिए चीजों को काफी हद तक बदल देगा, जिससे उन्हें अपने विरोधियों के खिलाफ नई मैच योजनाओं और विचारों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और दूसरा, इस बार कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। आईपीएल 2022 में डीआरएस, टीमों के लिए कोविड-19 के नियम, सुपर ओवर और नए पेश किए गए एमसीसी कानूनों के संबंध में कुछ बड़े नियमों में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। कोरोना को कुछ महीने पहले की तुलना में इस समय भारत में खतरा कम है, लेकिन किसी भी तरह के वायरस के कारण प्लेइंग 11 को मैदान में उतरने में असमर्थता के नियम में बदलाव होगा। बीसीसीआई ने कहा है कि अगर खेल का पुनर्निर्धारण संभव नहीं है तो मामला तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। प्लेइंग 11 के लिए कम से कम 7 भारतीय होने चाहिए और एक क्षेत्र रक्षक में 12 से कम खिलाड़ी उपलब्ध होने के बाद ही किसी भी मैच में संख्या कम होने पर टीम को मैदान में उतरने में असमर्थ माना जाएगा। बीसीसीआई अपने विवेक पर प्रयास करेगा कि सीजन के लिए मैच को पुनर्निर्धारित करे। यदि यह संभव नहीं है तो इस मुद्दे को आईपीएल तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। खेलने की स्थिति में एक और अतिरिक्त डीआरएस की संख्या में 1 से 2 की वृद्धि है। बोर्ड ने हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के सुझाव का भी समर्थन किया है कि नए बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना होगा, भले ही बल्लेबाज ने कैच के दौरान क्रीज क्रॉस किया हो।
विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए कानून इस साल के अंत में अक्टूबर में ही लागू होता है। हालांकि आईपीएल ने इसे सीधा लागू करने का फैसला किया है। एक कैच आउट होने पर चाहे बल्लेबाजों ने क्रीज पार किया हो, आने वाला बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा, सिवाय इसके कि यह ओवर की आखिरी गेंद है। और इस बार के सुपर ओवर में भी बदलाव किया गया है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अगर नियमित खेल समय के बाद किसी कारण से सुपर ओवर का मंचन नहीं किया जा सकता, तो उसके बाद के सुपर ओवरों का आयोजन टाई को तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो लीग तालिका में उच्च स्थान हासिल करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस को नया कप्तान नियुक्त किया है। फाफ ने भूमिका में विराट कोहली का स्थान लिया। आईपीएल 2022 की शुरुआत से ठीक पहले धोनी ने गुरुवार को सीएसके की कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंपने का फैसला किया है। स्टार ऑलराउंडर जो 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग रहा है, धोनी और सुरेश रैना के बाद चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने वाले तीसरे खिलाड़ी होंगे। धोनी, जिनके तहत सीएसके ने 2004 मैचों में रिकॉर्ड 121 जीत दर्ज की है, फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। पिछले साल तक दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी का कप्तान नियुक्त किया गया है। अय्यर, जिन्हें केकेआर ने मेगा नीलामी में 12.25 करोड़ में खरीदा था, भूमिका में इयॉन मॉर्गन की जगह लेंगे। पंजाब को मयंक अग्रवाल के रूप में नया कप्तान मिला है, जिसे मेगा नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया था। ये मयंक का आईपीएल कप्तान के रूप में पहला कार्यकाल भी होगा। टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी आईपीएल की टैगलाइन है। इस मेगा लीग ने कुछ अद्भुत युवा संभावनाओं को खोजने में कुछ वर्षों में अहम भूमिका निभाई है। हर आईपीएल सीजन में नए ट्रेंड सामने आते हैं, जिनमें से कई भारत के लिए भी खेलते हैं। देवदत्त पैडिकल, रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक और अन्य ने आईपीएल के पिछले कुछ सत्रों में अपना कौशल दिखाया है। इस साल भी दिल्ली कैपिटल से यश धुल, मुंबई कैपिटल से डिवाल्ड बेवरेज, चेन्नई सुपर किंग्स से राजवर्धन हैंगरगेकर, गुजरात टाइटन से रहमानुल्लाह गुरबाज और पंजाब से राज बावा आईपीएल में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं और सभी को अपने प्रदर्शन के साथ मंत्रमुग्ध करने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आरजे न्यूज।